हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। ये जो सेशन चल रहा है सारे न्यूमेरिकल जो चैप्टर डिस्कशन हो रहा है उसके जो सारी चीज़ मैं आपको बताया हुआ हूँ। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 160 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो डालने वाला जो है वो कुछ भी डाल सकता है। वो ईजी भी कर सकता है, शिफ्ट को डिफिकल्ट भी कर सकता है, पर हमारा तैयारी जो है उस लेवल पे होना चाहिए। कुछ चाहे कुछ तरह का क्वेश्चन आए, वो चाहे डिफिकल्टी आए या इजी आए, सब पे हमको छक्का लगाना है। इस तरह से प्रिपरेशन होना चाहिए हमारा। ठीक, प्रिपरेशन को लेवल का बहुत ऊपर तक कर दीजिए, उसके बाद कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम अपने आप ही क्वालिफाई आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्लास चल रहा है आराम से चलने दीजिए, आप कीजिए क्लास। और हाँ, न्यूमेरिकल चल रहा है। न्यूमेरिकल के बाद आपका एक सेशन आएगा जिसमें निमी का सारे क्वेश्चन डिस्कशन होगा। मतलब निमी का जितना भी सेमिस्टर है उसका जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, तो इसमें भी बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि निमी में ही बहुत सारे क्वेश्चन आता है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको डाउट में डाल सकता है, दो ऑप्शन के बीच में आपको खींच लेता है। इस तरह का क्वेश्चन भी निमी में है। तो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे आराम से। तो चलते हैं, आज की सेशन को शुरू करते हैं। आज की सेशन को शुरू करने से पहले जो अभी इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो का रिलेटेड हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से आता रहेगा। और आप चाहे तो मेरे को टेलीग्राम से फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एक स्पेशल है, क्योंकि आप उधर से आपको मेरे को पर्सनल जो डाउट है पूछ सकते हैं। मैं आपको हर डाउट का सल्यूशन उधर करके दूंगा। तो आज के सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है आज, ए कैपेसिटर ऑफ क्यू चार्ज एंड सी कैपेसिटी। ठीक है, एक कैपेसिटर का आपका चार्ज दिया गया है क्यू और उसका जो कैपेसिटी दिया गया है सी, देन एनर्जी स्टोरेज बाय इट। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ छोटा चीज़ बता रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिए। एक क्यू का फॉर्मूला क्यू इक्वल टू सी वी, ये तो आपको पता होगा। ये फॉर्मूला किसको किसको पता नहीं है कमेंट में बताइए। क्यू इक्वल टू सी वी, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, बहुत बार इसमें से प्रॉब्लम गिरता है। और एक कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोरेज करता है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोरेज करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका एनर्जी स्टोरेज बाय कैपेसिटर। ई का लिख लेता हूँ, एनर्जी स्टोरेज बाय कैपेसिटर हाफ सी बी स्क्वायर। एनर्जी स्टोरेज बाय इंडक्टर हो गया आपका हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, ये तो तीन फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। क्यू इज इक्वल टू सी वी, ई इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और मतलब ये होगा एनर्जी स्टोरेज बाय ये कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी स्टोरेज बाय ये इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। तब चलते हैं हम प्रॉब्लम के ऊपर, इसका सोल्यूशन किस तरह का होगा। क्योंकि एनर्जी स्टोरेज बोला गया है कैपेसिटर का, तो आपका जो उधर आपका फॉर्मूला गिरेगा, इधर मैं आपका आंसर कर रहा हूँ, उसका जो फॉर्मूला गिरेगा क्या, हाफ सी बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला गिरेगा आपको पता है। पर देखिए ऑप्शन में आपका दिया गया है, इधर थोड़ा मैं ऑप्शन को अगर वेरी करने के लिए चाहूँ, देखिए इधर आपका दिया गया चार्ज दिया गया है क्यू, कैपेसिटी दिया गया है सी। मतलब आपका देखिए ये जो ऑप्शन बी है ये वाला आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ये वाला डायरेक्ट नहीं होगा। क्योंकि इसमें देखिए कैपेसिटी है पर वोल्टेज के माध्यम से दिया गया है, पर आपको पूछा गया है किसके, चार्ज के थ्रू से, तो उसको आपको कन्वर्सन करना पड़ेगा। कन्वर्सन कैसे करेंगे, तो आपको पता होगा Q इक्वल टू सी वी, तो इसमें जब मैं निकल सकता हूँ V इक्वल टू क्यू बाई सी लिख सकता हूँ। Q इक्वल टू सी वी, इसमें से V इक्वल टू क्यू बाई सी लिखता हूँ, उसमें कोई दिक्कत सी बात नहीं है, बहुत ही आराम से मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो अब ये वाला मैं इधर V के प्लेस में पुट करूंगा, तो कैसे पुट करूंगा, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर मैं लिख सकता हूँ हाफ सी, भी के बदले में लिख सकता हूँ क्यू बाई सी का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। इस तरह से हाफ सी क्यू बाई सी का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, हाँ जरूर कर सकता हूँ, क्यों नहीं। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, हाफ सी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है मतलब हर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, सी का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, देखिए ऊपर ये वाला सी और उसका पावर का कट जाएगा, क्योंकि दो नीचे दो सी है ऊपर एक सी है, तो दो कट जाएगा। तो आपका जो आंसर कितना आएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। देखिए अब ये वाला जो आंसर कहाँ पे, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। देखिए 3 नंबर ऑप्शन पे आपका है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये है आपका सही आंसर।
ठीक है। तो देखिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ फार्मूला का याद रखने का जरूरत है। जितना भी फार्मूला है आपको वो आपके लिए जरूरी है। जो फार्मूला आप अप्लाई करते हुए चलेंगे आंसर अपने आप ही आपका आ जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसमें दिया गया है आपका एक लैंप जो कि 100 वाट और 200 वोल्ट का एक लैंप है आपके पास, जिसका सप्लाई वोल्टेज दिया गया है 100 वोल्ट, और उसका पूछा गया है कि ये इक्विवेलेंट कौन सा लैंप की तरह होगा। इसमें ना आपको रेजिस्टेंस का पूछा गया है, ना आपको पावर के पूछा गया है, ना आपको इधर, सिर्फ सिंपल सी बात दिया गया है कि एक आपका लैंप है जिसका है 100 वाट 200 वोल्ट। ठीक है, एक लैंप है आपका जिसका 100 वाट 200 वोल्ट है, पर उसमें एक कंडीशन दिया गया है, उसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज आपको हाफ करके उधर दिया गया है। तो अगर आपका वोल्टेज हाफ हो रहा है तो क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला पे हम चलते हैं कि फॉर्मूला क्या है। P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, ये जो फॉर्मूला आपको याद होगा। Q इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, ये जो फॉर्मूला आप होगा। तो इधर क्या कर सकते हैं आप, P इक्वल टू भी क्या हो रहा है, देखिए 200 दिया गया है, हाफ हो रहा है, तो मैं सिंपली कर सकता हूँ V/2 कर सकता हूँ आराम से, V/2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, नीचे आर से लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं सोल्यूशन करूँ तो क्या होगा, बी स्क्वायर बाई आर 1/4 इधर लिख सकता हूँ। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया, नीचे आएगा 4, तो इस तरह से लिख सकता हूँ। तो बी स्क्वायर बाई जो आर है वो कौन सा मान है, पी। ठीक है, तो अगर वोल्टेज आपका हाफ हो रहा है तो रिलेशन से हमको पता चल रहा है, अगर आपका वोल्टेज हाफ हो रहा है तो पावर में 4 गुना का घटित होगा आपका, तो 4 गुना आपका इधर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आपका 100 वाट का लैंप और 25 वाट का तरह बिहेव करेगा, क्योंकि 100 डिवाइड बाई, अगर मैं 4 कर लूँगा तो 25 वाट ही आएगा ना आपका। अगर मैं 100 से 4 डिवाइड कर लेता हूँ तो 24 ही वाट ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो कंडीशन है आपको सिर्फ याद रखना है, अगर आपका वोल्टेज जितना डिक्रीज करता है, वोल्टेज जितना डिक्रीज करता है, पावर क्या करेगा, उनका स्क्वायर। मतलब अगर वोल्टेज आपका हाफ डिक्रीज हो रहा है तो पावर आपका 1/4 हो गया इधर। अगर 1/3 वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है तो पावर 1/9 घटेगा। इस तरह सा जो है रिलेशन होगा। ये जो रिलेशन को आप याद करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत बार भी आ चुका है इस तरह सा प्रॉब्लम, तो इसको थोड़ा मार्क करके रखिए। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं 2 प्रॉब्लम है आपका, जो सेम तरह का जो प्रॉब्लम दिया गया है आपका। एक प्रॉब्लम दिया गया है, द फोर्स बिटवीन द 2 चार्ज इज 120 न्यूटन, देन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज डबल द फोर्स विल बी। मतलब आपका जो सवाल के हिसाब से 120 न्यूटन का एक फोर्स आपका अप्लाई किया गया है, उसमें जिन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस का तो इधर दिया नहीं है, पर हाँ उसमें कंडीशन दिया गया है कि उसका चार्ज इज डबल द फोर्स विल बी। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज डबल, मतलब दो जो फोर्स है उसका बीच का जो डिस्टेंस आपका डबल हो रहा है, तो आपका फोर्स में क्या इफेक्ट आएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज सिचुएटेड 4 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ चार्ज द 20 न्यूटन पर कॉलम। इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू 2 मीटर द फील्ड इंटेंसिटी विल बी। मतलब उसमें दिया गया है आपका एक फील्ड इंटेंसिटी दिया गया है जिसका मतलब 4 मीटर एपार्ट में सिचुएटेड किया गया है। देखिए डिस्टेंस आपका दिया गया है 4 मीटर, पर उस टाइम पे आपका वो दिखा रहा है कितना आपका 200 न्यूटन पर कॉलम। यदि आप उसको डिस्टेंस को 2 मीटर रिड्यूस कर देंगे, मतलब 4 मीटर है उसका हाफ कर लेंगे या 2 मीटर रिड्यूस कर लेंगे, तो उसका जो वैल्यू कितना आपका आ जाएगा। देखिए इसके पहले हम उसका फॉर्मूला पे डिस्कशन करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या दिया है आपका, एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि Q1 इज मल्टीप्लाइड बाई Q2 इज डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, यह फोर्स का मतलब चार्ज बिटवीन 2 फोर्सेस का ये जो फॉर्मूला है, Q1 इज मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। सो हम कॉन्स्टेंट इधर बाहर मल्टीप्लाई होगा, जिसको हम K अगर लेंगे तो जो K का वैल्यू आपका आएगा 9 इज मल्टीप्लाइड बाई 10⁹, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चार्ज में अगर आएगा इस तरह सा फॉर्मूला आप देखने के लिए पाए कि F इक्वल टू K इज मल्टीप्लाइड बाई Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो उसका जो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट का वैल्यू आपका आएगा 9 इज मल्टीप्लाइड बाई 10⁹, इसको नोट कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला है ना, ये देखिए 2 चार्ज, उन दोनों का अंदर का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इसका फोर्स निकालने के लिए ये जो है फॉर्मूला। तो पहले क्वेश्चन में ये पुट कर लेते हैं। देखिए आपका दिया गया है कितना,
120 दिया गया है ऑलरेडी, मतलब आपका Q1 इज मतलब फोर्स आपका दिया गया है 120 आपका फोर्स दिया गया है, ठीक है, न्यूटन का दिया गया है फोर्स। तो डिस्टेंस क्या कर रहा है, चार्ज इज डबल, मतलब ये जो डी स्क्वायर है ना वो क्या क्या है, द डिस्टेंस डबल हो रहा है, डिस्टेंस डबल हो रहा है। उसका मतलब अगर डी स्क्वायर है तो 2d का मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, Q1 इज मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइडेड 2d का स्क्वायर। तो 2d का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, Q1 इज मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइड बाई 4d का स्क्वायर हो जाएगा। तो Q1 इज मल्टीप्लाइड बाई Q2 को क्या हो जाएगा, 1/4 F हो जाएगा, मतलब फोर्स में 4 गुना आपका डिक्रीज कर जाएगा। देखिए कैसे किस तरह से, देखिए 1/4 ये था ना, इसको मैं अलग कर लिया, ये जो टोटल Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये कौन सा है, फोर्स का। तो सिंपली में लिख लिया 1/4 इज मल्टीप्लाइड बाई F। तो देखिए फोर्स में 4 घटक हो रहा है आपका। तो फोर्स में क्या दिया गया है, फोर्स का क्या दिया गया है, 120 न्यूटन दिया गया है। तो 120 में अगर मैं 4 डिवाइड कर लूंगा तो आंसर क्या आपका आ जाएगा 30 न्यूटन। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन 2 है 30 न्यूटन, ये है आपका सही आंसर। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला के ही बात है। मतलब ये वाला फॉर्मूला अगर आपके मुंह पे होगा तो ये वाला प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 10-15 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं ये जो समझा के पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए किस तरह से हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस तरह मतलब सेम फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है, चलते उसका ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। वो क्या है, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पे सिचुएटेड किया गया है, मतलब ये है आपका फील्ड इंटेंसिटी, और एक 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस कितना दिया गया है 4 मीटर दिया गया है, ठीक है। पर क्या कहा किया गया है, उसमें आपका 200 न्यूटन पर कॉलम जो हो दो चार्ज स्टोरेज करता है, मतलब जो Q1 इज मल्टीप्लाइड बाई Q2 दिया गया है आपका 200 पर न्यूटन पर कॉलम ये दिया गया है, ठीक है। तो यदि आप उसका डिस्टेंस को रिड्यूस करके 2 मीटर कर लेंगे, अब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा वो अब आधा होकर 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 2 मीटर हो जाएगा। तो इधर आपका सिचुएशन क्या होगा ये पूछा गया है। तो देखिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Q1 इज मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। डिस्टेंस आपका क्या हो गया, हाफ हो गया। देखिए डिस्टेंस आपका देखिए 4 था, अब हाफ हो गया। तो इधर मैं ये कर सकता हूँ, Q1 इज मल्टीप्लाइड बाई Q2 ये डिवाइड बाई 1/2 डी स्क्वायर, ये कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ आराम से कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ थोड़ा, और Q1 इज मल्टीप्लाइड बाई Q2 1/2 ये हो गएगा 1/4 डी स्क्वायर, यही होगा ना, आराम से, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। अब देखिए 1/4 नीचे है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाए, ये आपका ऊपर आ जाए इस तरह से 4 मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। अरे भाई Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला है, एफ का है, तो 4F ही आपका होगा। मतलब आपका अगर डिस्टेंस 2 घट रहा है, 2 चार्ज का बीच में डिस्टेंस आपका 2 घट रहा है, उसका मतलब आपका फोर्स में 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। उसका मतलब देखिए 4F चार्ज होगा, तो दिया गया है कितना आपको चार्ज 200 का दिया गया, तो 4 गुना आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 800 न्यूटन पर कूलम। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो हो गया, ऑप्शन सी आपका आ गया सही आंसर। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम है ना, इस फॉर्मूला के बेस्ड है, ये वाला याद रखिए, जो Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 इज डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला को आप याद रखने का जरूरत है। सिर्फ फॉर्मूला को याद करिए और आराम से सब चीज जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, कुछ और प्रॉब्लम इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, ए कैपेसिटर स्टोर 0.24 कूलम एट 10 वोल्ट, इट्स कैपेसिटेंस इज, ठीक है। आपका दिया गया है चार्ज, मतलब कितना चार्ज वो स्टोर करता है 0.24 का चार्ज, और कैपेसिटेंस का पूछा गया है। तो आपको जो फॉर्मूला में आपको पहले बता गया है Q इक्वल टू CV, ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया है, ये फॉर्मूला से ही ये वाला सॉल्व हो जाएगा। देखिए चार्ज का दिया गया है, आपका वोल्टेज दिया गया है, तो आपका कैपेसिटेंस का निकालना है। तो C इक्वल टू Q/V में कर सकता हूँ। तो चार्ज कितना दिया गया है आपका 0.24 कूलम डिवाइड बाई 10 अगर कर लूँगा तो ये आपका आ जाएगा 0.024, ठीक है। तो 0.024 कहाँ देखिए, ये देखिए ऑप्शन ए में है आपका 0.024 फैराड, ये आपका सही आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, व्हेन 4 वोल्ट EMF इज अप्लाइड अक्रॉस ए कैपेसिटर
1 फैराडे कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर वैल्यू दिया गया है आपका 1 फैराडे। इट विल स्टोर द एनर्जी ऑफ, ठीक है, एक 4 वोल्ट का ईएमएफ आपका दिया गया है। आपका कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोरेज करता है, आपका 1 फैराडे एनर्जी स्टोरेज करता है। तो उसमें उसका मतलब कितना एनर्जी वो स्टोर करेगा पूछा रहा है। तो एनर्जी स्टोरेज का जो फॉर्मूला था मैं आपको क्या बताया, हाफ सी वी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हाफ सी वी स्क्वायर है आपका एनर्जी चार्ज स्टोरेज बाई कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है। तो आसानी से इसमें निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ इधर आप देखिए हाफ कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना दिया गया है 1 फैराडे, तो मैं सिर्फ 1 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर है तो वोल्टेज कितना दिया गया 4 वोल्टेज दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ बिल्कुल। तो उसको अगर मैं सोल्यूशन करूँ हाफ मल्टीप्लाइड बाई 16, 1 अगर मल्टीप्लाई होगा हाफ मल्टीप्लाई बाई 16, सिंपल सी बात है। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 को मैं अगर कट कर लूँगा तो 8 आ जाएगा। तो एनर्जी का पूछा गया तो आंसर जूल में आएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर, 8 जूल दिया गया है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरह सा जो है सब चीज़ डिस्कशन करते हुए चलेंगे। कुछ ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पे भी बहुत बार आ चुका है ये वाला, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे अभी, जिसको सिर्फ आपको याद रखने का ज़रूरत है और कुछ नहीं। जितना आप याद रखते हुए चलेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको इधर बता रहा हूँ कि कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। कैपेसिटर देखिए पहले बताता हूँ कैपेसिटर और ये पर बताऊँ इंडक्टर का। इंडक्टर ये जो चीज़ है आपको पता है, हाँ, इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कैपेसिटर क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, इधर लिख लेते हैं अपोजेस इन चेंज इन वोल्टेज, अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, मतलब आपका जो वोल्टेज का चेंजेस को अपोज करता है आपका कैपेसिटर। इस तरह से आपका इंडक्टर जो है, इंडक्टर अपोजेस चेंज इन करंट, ठीक है, आपका इंडक्टर जो है करंट का चेंजेस को अपोज करता है और आपका कैपेसिटर जो है वोल्टेज का चेंजेस को अपोज करता है। ये जो चीज़ आपको पहले आपको दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इन दोनों में वो है आपका कैपेसिटर अलाउ करता है, मतलब इसका अंदर से अलाउ करता है, अलाउ द एसी वैल्यू और ब्लॉक द डीसी वैल्यू, ठीक है, अलाउ करता है एसी वैल्यू को और ब्लॉक करता है आपका डीसी वैल्यू को। डीसी केस में आपका स्पेशलाइज कैपेसिटर यूज होता है और आपका पोलराइज कैपेसिटर और डीसी में यूज होता है, वो अलग बात है, पर उसका कंडीशन जो है ये है अलाउ द एसी वैल्यू ब्लॉक द डीसी वैल्यू, ठीक है। ये भी चीज़ आपको एग्जाम पे आ सकता है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूछ सकता है आपका कि कौन सा कैपेसिटर आपका डीसी में यूज होता है। वो है आपका पोलराइज कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, उसमें पोलैरिटी रहता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव उसका मार्किंग रहता है, तो पोलराइज कैपेसिटर आपका डीसी में यूज होता है, ठीक है। इस तरह से आपका मैं इंडक्टर की बात करूं, वो क्या करता है, अलाउ द डीसी एंड ब्लॉक द एसी। हाँ, ये जो तब आपको बताएंगे तो आरएलसी सर्किट कैसा फॉर्मेशन होता है। आपको मन में यह क्वेश्चन होगा कि अगर इंडक्टर आपका एसी में यूज नहीं होता है तो आरएलसी सर्किट कैसा फॉर्मेशन होता है। आप आरएल की बात कर सकते हैं, आरसी की बात कर सकते हैं, उसका अंदर आपका एक थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है। आपका प्योर इंडक्टर जो है और डीसी के अलाउ करता है, एसी को ब्लॉक करता है। पर हम कब एसी यूज कर सकते हैं, मतलब इंडक्टर को कब हम एसी में यूज कर सकते हैं, उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इंडक्टर को एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज करना पड़ेगा, जिसलिए आपका वैल्यू इसका एक्स में आएगा, मतलब रिएक्टेंस में आएगा, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस उस टाइम आपका आ जाएगा, उस टाइम आप उसको एसी में यूज कर सकते हैं। एक रेजिस्टर आपका इधर यूज होगा तब आपको एक इंडक्टर को आप एसी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका उसका वैल्यू मतलब अगर कैपेसिटर को मैं पैरेलली कनेक्ट कर दूँ, सॉरी, अगर कैपेसिटर को मैं, ठीक है, पहले चलते पैरेलल के केस में, ठीक है।
पैरेलल। कैपेसिटर को अगर मैं पैरेलली कनेक्शन करता हूं तो कैसा होगा, CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर मैं सीरीज में कनेक्शन करूं तो क्या होगा, 1/CT 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब ये जो रेजिस्टेंस का इन्वर्स फॉर्म मतलब बिहेव करता, पैरेलल रेजिस्टेंस का सीरीज फार्मूला इसका पैरेलल में अप्लाइड होगा, रेजिस्टेंस का पैरेलल फार्मूला उसका सीरीज में अप्लाई होगा। पर इंडक्टर और रेजिस्टेंस के केसेस दोनों सेम है। कैसा, क्योंकि अगर आपको LT निकालना है, LT जो टोटल इंडक्टेंस आपको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 कर लेंगे। अगर आपको ये वाला सीरीज केस, ठीक है, पैरेलल में अगर निकलना है आपका LT तो पैरेलल में आपका क्या होगा, 1/LT इधर हो जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, ये आपका पैरेलल केस में आ जाएगा। अब आपका आया सही मुद्दे में जो उनका वैल्यू कैपेसिटर्स में क्रिएट होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, इंडक्टर में क्रिएट होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। ये जो चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि XC का वैल्यू जो है 1/2πfc। अगर मैं XL की बात करता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 2πfl का वैल्यू आपका ये आ जाएगा। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है, आपका जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो क्वेश्चन ज़्यादा गिर रहा है आपका, वो मतलब प्रॉब्लम नहीं देता है, वो सिर्फ वेरी करना है बोलता है, ये जो चीज़ को वेरी करना बोलता है। वो अगर कहेगा कि अगर मैं सर्किट में कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता हूँ तो सर्किट में रिएक्टेंस का क्या होगा, XC का वैल्यू में क्या होगा और उसका करंट का क्या होगा, ये वैसे पूछता है। ठीक है, ये ध्यान पे रखिए, चाहे आप इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोले या इंडक्टिव रिएक्टेंस बोले, दोनों का यूनिट ओम पे आता है। मतलब रेजिस्टिव का फॉर्मूला ये मतलब ये करेगा, मतलब रेजिस्टिव का प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा। मतलब रेजिस्टेंस रहने से सर्किट का करंट डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से वो बेस्ट करेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपका सर्किट में कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, न्यूमिनेटर में आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका XC का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं इधर कर सकता हूँ, अगर कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो रहा है तो XC का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। अगर न्यूमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो टोटल वैल्यू आपका डिक्रीज कर जाएगा। अगर आपका XC डिक्रीज कर रहा है तो करंट का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपका XC डिक्रीज करता है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करता है, तो करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इस तरह से अगर मैं बोलूँ कैपेसिटेंस का वैल्यू मैं डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रहा है, तो करंट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो ट्रेंड का एग्जाम के हिसाब से ऐसा गिरता है। अगर मैं ये चीज़ इंडक्टिव में बताऊं, ठीक है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी या कैपेसिटेंस कोई भी वैल्यू को चेंजेस करूं तो कैपेसिटेंस में डायरेक्टली चेंजेस होगा। मतलब अगर मैं एल में वेरी करता हूं, ठीक है, अगर मैं एल को वेरी करता हूं, इंडक्टेंस को वेरी करता हूं, इंक्रीज करता हूं, तो अगर इंडक्टेंस इंक्रीज होता है तो एक्सएल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक्सएल भी आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका एक्सएल इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इस तरह से अगर मैं इंडक्टेंस को डिक्रीज करता हूं तो एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करंट आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये दो चीज जो है वो ये रिलेशन आप याद में जहन मतलब दिल दिमाग मतलब जहाँ पे सेट करना है सेट कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पर ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो ट्रेंड का थ्रो से इस तरह से आपको क्वेश्चन आप फेस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और चाहे आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू वेरी करके दिया हो या फ्रीक्वेंसी का वैल्यू करके दिया हो, सिर्फ चेंजेस होता है। पर हाँ, और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद कर लीजिए। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छा क्वेश्चन के साथ। ये सेशन आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताइए, और जहाँ जितना भी हो सके सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिसके वजह से आपके दोस्तों को पता चल सके इसके बारे में। तो ये क्लास यही ख़त्म करते हैं। जय जगन्नाथ, जय भारत।